हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोर्सेस में स्वागत है। और यह समाज शास्त्र की इग्नू सीरीज है। इसमें अभी हम लोग फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दर्खाइम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब हम लोग एमिल दर्खाइम के बारे में पढ़ते हैं तो उनके तुलनात्मक अध्ययन अर्थात कंपैरेटिव स्टडी के बारे में अवश्य पढ़ते हैं। आखिर में एमिल दर्खाइम का कंपैरेटिव स्टडी या तुलनात्मक अध्ययन है क्या, या क्या कभी आप लोगों के मन में ऐसा ख्याल आया कि आखिर में दर्खाइम ने तुलनात्मक अध्ययन किया ही क्यों था, इसके पीछे कारण क्या था। तो इसके बारे में चलिए आज हम लोग डिटेल में समझते हैं। दर्खाइम ने तुलनाओं को किस प्रकार से अपने अध्ययन में प्रयोग किया था और किस प्रकार से तुलनाओं के द्वारा उन्होंने विभिन्न समाजों का या विभिन्न सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया था। अपने पिछले लेक्चर में हम लोग यह डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर में तुलनाएं की ही क्यों जाती हैं, या जो तुलनाएं करने के लायक कौन कौन से सामाजिक तथ्य होते हैं, किन की तुलना हम कर सकते हैं या किन की तुलना नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि जैसे राजा भोज और गंगू तेली हैं, क्या इनके बीच में हम लोग तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। या कुछ ऐसे सामाजिक तथ्य होते हैं जो इतने समान होते हैं, उनके गुणात्मक स्तर बिल्कुल एक समान जैसे होते हैं कि उनमें भी हम अंतर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ तथ्य ऐसे सामने निकल के आते हैं और जिन्हें समझना पड़ेगा कि जैसे कि अगर अंतर जहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर तुलना हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो सामाजिक तथ्य हैं या वो तथ्य हैं वह तुलना करने से परे हैं, उनके बारे में हम सोच ही नहीं जा सकते हैं। जैसे कि किसी मालिक और अगर मजदूर के बारे में हम तुलना करें तो नहीं कर सकते हैं, दोनों की स्थिति समाज में बिल्कुल अलग पाई जाएगी। वैसे ही अगर एक और उदाहरण लेते हैं कि क्या हम घोड़े और गधे भी तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में गुणात्मक स्तर में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से यदि परंपरागत जाति व्यवस्था में पुरोहित है, जिसको हम जानते हैं कि समाज में उसकी स्थिति सबसे उच्च मानी जाती है, और बढ़ई है जो कि एक निम्न स्तर में कामगार स्तर में पाए जाते हैं, तो क्या हम पुरोहित की तुलना बढ़ई से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह जो तथ्य हैं जो कि दोनों बिल्कुल अलग पाए जाते हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है और इन दोनों में हम तुलना नहीं कर सकते हैं, यह तुलना के परे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो पंच ब्रह्म समूह जातियाँ कही जाती हैं, जैसे कि बढ़ई है, लुहार है, ठठेरे हैं, ये लोग होते हैं, तो इनको एक श्रेणी में रख सकते हैं। एक काफ़ी समानता पाई जाती है कि समाज में लोग दूसरों के लिए ये अपनी सर्विस को देते हैं। तो बढ़ई, लुहार, ठठेरे ये लोग जो होते हैं यह एक ही श्रेणी में आ जाते हैं, अर्थात इनका जो एक गुणात्मक स्तर है इसमें अंतर बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इनमें अंतर इतना ज़्यादा कम होता है कि यह तुलना करने की योग्य ही नहीं होते हैं, क्योंकि आखिर में जब तथ्य दोनों में समान पाए जा रहे हैं, दोनों में गुणात्मक स्तर समान पाया जा रहा है, तो आखिर में हम तुलना करेंगे तो किसकी करेंगे। या एक जो गांव में एक बहुत प्रचलित कथन है कि अरे ये तो आपके जोड़ीदार हैं, ऐसे बोलते हैं। तो जोड़ीदार का मतलब ये है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वह बिल्कुल हूबहू आप ही की काफ़ी क्वालिटी या आप ही के गुण से मिलता जुलता है, अर्थात आप दोनों के गुण में समानता पाई जाती है। तो जहाँ पर दोनों तथ्यों के गुणों में समानता पाई जा रही है, वहाँ पर भी हम तथ्यों की तुलना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तो लगभग एक समान ही हैं। तो यहाँ पर दो हमें अंतर देखने को ये मिल रहा है कि जैसे जब तथ्य में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है तो उन तथ्यों को वह तुलना करने से परे होते हैं, अर्थात उनमें तुलना नहीं की जा सकती है। या ऐसे तथ्य जिनमें काफ़ी समानता पाई जाती है, तो चूँकि उनमें इतनी ज़्यादा समानता पाई जाती है कि वह तथ्य भी तुलना करने के लायक नहीं होते हैं, उन्हें हम तुलना नहीं कर सकते क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा समानता है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि जहाँ पर तथ्यों को अलग अलग श्रेणी में रखा जा सकता है,
या उनमें आपस में कुछ महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं, तो वहाँ पर तुलनात्मक पद्धति जो होती है वह सबसे ज़्यादा सक्षम पद्धति मानी जाती है। अर्थात हम तुलनात्मक अध्ययन कहाँ पे करेंगे, जहाँ पर तथ्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उनका अध्ययन हम कर सकते हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण अंतर हमें देखने को मिले, तो वहाँ पर हम उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग यह समझने की कोशिश करिएगा कि दर्खाइम किस प्रकार से तुलनाओं के प्रकार बताते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में सार्थक अंतर को समझने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वैज्ञानिक अध्ययन जब हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, उनमें बेसिक अंतर क्या पाया जा रहा है, आखिर में कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ तो अंतर पाया जा रहा है। जब दो तथ्यों में, दो वस्तुओं में, उनकी क्वालिटी में, उनके गुणों में कुछ अंतर पाया जाता है, तो दर्खाइम के अनुसार निम्न प्रकार की तुलनाएं सार्थक रूप से की जा सकती हैं। दर्खाइम ने बताया है कि ये जो नीचे तीनों प्रकार दिखाई दे रहे हैं तुलनाओं के, इस प्रकार की तुलनाएं हम कर सकते हैं। तो है एक ही समाज में विभिन्न भागों के तथ्यों में पाए जाने वाले अंतरों की तुलना। समाज तो एक ही है, लेकिन उसके अन्य जो भाग हैं, अलग अलग जो भाग हैं, उनमें तथ्यों में क्या अंतर पाए जा रहे हैं उसकी तुलना करना। अर्थात एक ही समाज में विभिन्न भागों में तथ्यों में पाए जाने वाले अंतरों की तुलना। अब जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक एरिया मान लेते हैं, उत्तर प्रदेश का एक एरिया, जैसे गाजीपुर जिला मान लेते हैं, तो गाजीपुर में डिस्ट्रिक्ट एक है, हम ऐसा मानेंगे कि गाजीपुर जिला तो एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग भागों में जो भोजन बनाने के तरीके हैं वह अलग अलग पाए जाते हैं। तो समाज एक ही है, उसके अलग अलग भागों में तथ्य क्या है, भोजन बनाना। तो तथ्य जो है उनमें कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं इसकी तुलना करना, यह पहली कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा है एक समय पर विभिन्न समाजों में एक तथ्य में पाए जाने वाले अंतरों की तुलना। अर्थात विभिन्न समाज हम ले लिए, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के ही कई जिलों को ले लिए, वहाँ पे एक ही समय में और तथ्य भी एक ही है, अर्थात भोजन पकाना का जो तरीका है वह एक ही समय पर अलग अलग समय में किस किस प्रकार से बनाया जाता है, इसकी तुलना जब हम करेंगे तो यह दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा। तीसरा कैटेगरी जो है अपने विकास के स्तर के अनुसार, अर्थात हम देखते हैं कि कहीं पर विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं पर विकास बहुत कम हुआ रहता है, तो अपने विकास के स्तर के अनुसार विभिन्न समयों में विभिन्न समाजों में एक तथ्य में पाए जाने वाले अंतरों की तुलना। ये तीनों पॉइंट क्या बताते हैं इसी को हम लोग आगे डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दर्खाइम के इन्होंने जो तीनों प्रकार बताए हैं तुलनाओं के, इन्होंने बताया है कि यही जो तुलनाएं हैं वह सार्थक रूप से की जा सकती हैं, अदरवाइज इनके अलावा अगर कोई तुलना है तो वह निरर्थक है, उन्हें हम तुलना का प्रकार नहीं मान सकते हैं। तो यह तीनों में से पहला जो प्रकार है एक ही समाज की विभिन्नताओं की तुलना। अब यह टॉपिक हमें क्या बताता है इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर एक इग्नू का ही पैसेज है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और फिर समझेंगे। हम समाज में घटित होने वाले तथ्यों को देखें तो पता चलेगा कि वे तथ्य सारे समाज में अलग अलग अनुपात में फैले हुए हैं। अगर किसी भी तथ्य की बात करते हैं तो ये देखेंगे कि समाज में अलग अलग अनुपात में, हर समाज में एक जैसे ही नहीं होते हैं, या एक ही समाज है तो उसमें अलग अलग तरीके से फैले हुए हैं। कैसे? जैसे कि साक्षरता को ही ले लेते हैं तो वर्ष 2003 से 2004 के दौरान भारत में इंटरनेट सुविधा लेने वालों की संख्या 44 लाख थी। यह इग्नू के आंकड़े हैं, ये बता रहे हैं हमें। अब यह आंकड़े बता रहे हैं कि वर्ष 2003 से 2004 के बीच में भारत में इंटरनेट की जो लोग सुविधा ले रहे हैं थे उनकी संख्या 44 लाख थी। वर्ष 2001 में 30 लाख थी।
2003 से 4 के बीच में 44 लाख हो गई थी, लेकिन वहीं पर 2001 में यह 30 लाख थी। जबकि हम और पीछे जाते हैं थोड़ा, मार्च 1999 में यह संख्या मात्र 28,000 थी। ध्यान रहे कि 76% इंटरनेट उपभोक्ता पुरुष हैं, जबकि 24% महिलाएं हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर आंकड़ों से समझ रहे हैं कि 1999 में यह संख्या मात्र 28,000 थी, लेकिन 2001 में यह 30 लाख हुई और 2003 से 2004 के बीच में 44 लाख हो चुकी थी। वहीं पर यह आंकड़े हमें ये भी बता रहे हैं कि 76% इंटरनेट उपभोक्ता जो थे वह पुरुष वर्ग से आते हैं, जबकि 24% सिर्फ महिला वर्ग से हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो इंटरनेट की सुविधा है, इसको हमने एक सामाजिक तथ्य मान लिया कि जो इंटरनेट है यह एक सामाजिक तथ्य है। इसको हम लोगों ने 2003, 2001 और 1999 के वर्षों में भी देखा कि आखिर में यह सुविधा कितने लोगों तक पहुंची थी। दूसरा, वहां पर हम लोग यह भी देख रहे हैं कि महिला और पुरुष वर्गों में आखिर में यह आंकड़े कितने थे। तो यहाँ पर हम इनके दोनों पक्षों को देख रहे हैं। इसी प्रकार से दरखाइम ने फ्रांस में जो आत्महत्या की दर उन्होंने देखा था, उन्होंने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य माना था और एक समूह विशेष में पाई जाने वाली आत्महत्या की दर को उन्होंने अध्ययन किया था और वह जो आत्महत्या की दर थी वहाँ पर किस प्रकार से प्रभावित कर रही थी किस वर्ग को, उसका उन्होंने काफ़ी विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। उन्होंने यह भी ध्यान दिया था कि आखिर में ये जो आत्महत्या की दर है यहाँ फ्रांस में किस प्रकार से किस क्षेत्र में ज़्यादा इसका विस्तार देखने को मिला है। जैसे कि आत्महत्या शहरों में ज़्यादा हो रही है या गाँव में ज़्यादा हो रही है, विवाहित व्यक्ति ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं या अविवाहित व्यक्ति ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, या पुरुष ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं या महिलाएं ज़्यादा आत्महत्या कर रही हैं। या यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर उनका अध्ययन था प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक मतावलंबियों के बीच में। तो उन्होंने यह देखा था कि प्रोटेस्टेंट जो थे वह ज़्यादा आत्महत्या कर रहे थे या जो कैथोलिक मतावलंबी थे उन्होंने ज़्यादा आत्महत्या की थी, और उसके पीछे कारण क्या था इसका भी उन्होंने अध्ययन किया था। तो इस प्रकार के वर्णन एक घटना या तथ्य को जब एक ही देश के विभिन्न भागों में देखते हैं तो इसी को हम लोग तुलनात्मक पद्धति के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इनमें तथ्य एक है, देश एक है, उसके विभिन्न भागों में उसका विस्तार अलग अलग समूहों में भिन्न भिन्न होता है। इसी प्रकार की भिन्नता समाजशास्त्री को आकर्षित करती है अध्ययन करने के लिए। किस प्रकार का अध्ययन? तुलनाओं के द्वारा अध्ययन करने के लिए। तो पहला पॉइंट हम लोग बिल्कुल क्लियर समझ रहे हैं कि एक ही समाज में विभिन्नताओं की तुलना करना, अर्थात जैसे कि देश तो हमारा भारत है और भारत में अलग अलग वर्षों में इंटरनेट की सुविधा अलग अलग आंकड़ों में पाई गई, अलग अलग लोगों तक यह पहुंची। और यही नहीं, जो हम यह इंटरनेट की सुविधा किन किन स्तर में किन किन वर्गों में पहुंचा, यह भी समझने की कोशिश किए कि किस प्रकार से पुरुषों की संख्या इंटरनेट की सुविधा को प्राप्त करने में ज़्यादा थी महिलाओं की तुलना में। इसी प्रकार से जो आत्महत्या की दर का फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दरखाइम ने अध्ययन किया था, यह बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि यह अध्ययन एक तुलनात्मक अध्ययन था, कंपैरेटिव स्टडी था। आत्महत्या की जो उन्होंने अध्ययन किया था वह देश कौन सा था? फ्रांस था। फ्रांस के ही तथ्य क्या थे? तथ्य एक ही था, वह थी आत्महत्या। फ्रांस देश एक, तथ्य आत्महत्या एक ही तथ्य था, लेकिन उन्होंने इस तथ्य को एक ही समाज में अर्थात फ्रांस में विभिन्न विभिन्न तरीके से विभिन्न विभिन्न समूहों में अलग अलग जो समूह थे उनमें तुलना करके और आत्महत्या का अध्ययन किया था। वह समूह कैसे थे? जैसे शहर और गांव हो सकते हैं, पुरुष और महिला हो सकते हैं, विवाहित और अविवाहित व्यक्ति थे, या
प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक मतावलंबी थे। तो इस प्रकार से आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एमिल डर्कहाइम ने जो आत्महत्या का अपना अध्ययन किया था वह एक तुलनात्मक अध्ययन था या कंपैरेटिव स्टडी था। दूसरा जो तुलना कर का अध्ययन का तरीका है वह है विभिन्न समाज एक समय पर। तो यह हम सभी जानते हैं कि यूरोप जैसे महाद्वीप में कई देश हैं। पश्चिमी यूरोप के सभी देशों का क्षेत्रफल यदि मिला दिया जाए तो यह भारत के बराबर होगा। किसकी बात हो रही है? पश्चिमी यूरोप की बात हो रही है। पश्चिमी यूरोप के यदि सभी देशों का क्षेत्रफल मिला दिया जाए तो वह लगभग भारत के बराबर होगा। वहाँ एक देश के नागरिक बहुत ही आसानी से दूसरे देश में छुट्टियां मना के आते हैं, जाते हैं, घूम के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसे हमारे यहाँ भारत में एक राज्य से दूसरा राज्य सटा हुआ है, वैसे ही यूरोप में एक देश से दूसरा देश सटा हुआ है। तो जैसे उत्तर प्रदेश के लोग उत्तराखंड या दिल्ली या राजस्थान या मध्य प्रदेश या फिर बिहार हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इस प्रकार से अपने सटे हुए जो राज्य हैं उनसे मिल जाते हैं, वहाँ पर घूम के आते हैं। उसी प्रकार से यूरोप में भी इतने ही पास में देश पाए जाते हैं और लोग एक देश से दूसरे देश में लोग गर्मी की छुट्टियां यूं ही मनाने चले जाते हैं। तो पश्चिमी यूरोप के देशों में अगर देखा जाए तो आपस में बहुत सारी समानता देखने को मिलेंगी। अब जिस प्रकार से भारत में, उत्तर भारत में काफ़ी समानताएं अगर भाषाओं के आधार पर भी देखा जाए तो मिलती है, उसी प्रकार से अगर यूरोप में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे देश जो आसपास में जुड़े हुए होते हैं उनमें बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। जब देशों में बड़े तौर पर समानताएं हों तो उनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनकी तुलना की जा सकती है। जब देशों में मोटे तौर पर अगर समानताएं पाई जा रही हैं, जैसे कि बाहरी तरीके से अगर देखा जाए ऊपर से कि काफ़ी समानताएं पाई जा रही हैं, जिस प्रकार से हम अगर उत्तर भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, बिहार जो है, इनमें काफ़ी हिंदी भाषी राज्य बोला जाता है। तो इनमें भाषा के तौर पे देखा जाए तो काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार से इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि भारत में जो उत्तर भारतीय राज्य हैं उनमें मोटे तौर पे भाषा के आधार पर समानताएं पाई जाती हैं। हालांकि हर राज्य की भी अपनी अलग अलग भाषा है और वह बहुत ही छोटे स्तर पे हमें विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। तो दर्कहाइम यहाँ पर कहते हैं कि जब देशों में मोटे तौर पर समानताएं अगर पाई जाती हों तो उनमें व्याप्त जो विभिन्नताएं हैं कि आखिर में उनमें अंतर क्या क्या हैं, उनकी तुलना हम कर सकते हैं। इस प्रकार से दर्कहाइम ने पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे देशों में आत्महत्या की दर को आंकड़ों में एक साथ रखने का प्रयत्न किया था। और वो उन्होंने यह कैसे किया था, इसको हम लोग समझते हैं कि दर्कहाइम ने प्रोटेस्टेंट मत मानने वाले जर्मनी तथा कैथोलिक मत मानने वाले स्पेन में आत्महत्या दर की तुलना की थी तथा पाया था कि स्पेन की तुलना में जर्मनी में आत्महत्या की दर अधिक है। तो यहाँ पर यह जो हेडिंग हमें बता रहा था कि विभिन्न समाज और एक समय पर, अब इसको हम लोग दर्कहाइम के तथ्यों से या उनके अध्ययन करने के तरीकों से समझ के देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था। जर्मनी देश के जो प्रोटेस्टेंट मत वाले थे उनका अध्ययन, उनमें आत्महत्या की दर हमें कैसे देखने को मिलती है, और कैथोलिक मत मानने वाले स्पेन के लोगों में आत्महत्या की दर कैसे है, इन दोनों में उन्होंने तुलना किया था। तो इन्होंने विभिन्न समाज अर्थात जर्मनी और स्पेन, दो अलग अलग देशों का इन्होंने अध्ययन किया था, लेकिन धर्म भी अलग पाए जाते थे। प्रोटेस्टेंट था उधर पे, यहाँ पर आपका स्पेन में कैथोलिक धर्म देखने को मिल रहा था। इन दोनों की तुलना आत्महत्या के रेफरेंस में किया था। इन्होंने आत्महत्या की दर को कांस्टेंट माना, अर्थात आत्महत्या की दर तो सामाजिक तथ्य है, लेकिन जो जर्मनी के प्रोटेस्टेंट मत वाले थे और स्पेन के कैथोलिक मत वाले थे, इन दोनों में इन्होंने आत्महत्या की दर को अध्ययन किया था।
अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म वाले थे और जो कैथोलिक मत को मानने वाले थे, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या था। तो जो प्रोटेस्टेंट मत वाले थे वह कर्म की प्रधानता ज़्यादा मानते थे, फिजूल खर्ची में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। अर्थात उन्होंने जो भी व्यापार करते थे वह लोग अपना जो भी उससे सेविंग या बचत होता था या जो भी उससे एक्स्ट्रा वो लोग लाभ अर्जित करते थे उसको फिर वह उसी अपने व्यापार में ही लगाते थे। उनका ऐसा मानना था कि हम अच्छे से हमें अपना कर्म करना चाहिए, ना कि फिजूल खर्ची पे या जो विलासितापूर्ण जीवन होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो यह प्रोटेस्टेंट मत वाले थे। वहीं पर कैथोलिक मत वाले जो थे वह बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता से जुड़े हुए थे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक आत्महत्या दर पर दरखाइम के अध्ययन का प्रारूप यहाँ पर मेंशन किया गया है। यह आखिर में हमें क्या बता रहा है यह समझने की कोशिश करेंगे। दरखाइम ने ऐसा पाया था कि जो प्रोटेस्टेंट मत तथा आर्थिक विकास की तीव्र गति से आत्महत्या की जो दर है वह बढ़ती है। अर्थात प्रोटेस्टेंट मत था, उनके साथ उनकी आर्थिक विकास की गति बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि वो तो अपना जो भी लाभ अर्जित करते थे वह फिर अपने व्यापार में ही लगाते थे। तो इस प्रकार से उनका आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से हुआ था और इसी के साथ उन्होंने यह भी पाया कि इनमें आत्महत्या की दर भी ज़्यादा पाई जाती है। यही जर्मनी में पाया गया कि स्पेन में कैथोलिक मत के साथ धीमा आर्थिक विकास पाया जाता था। अर्थात उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास से लेना देना नहीं था, जितना कमाते थे उतने में अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीते थे, विलासितापूर्ण जीवन बिताते थे। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास भी बहुत ज़्यादा नहीं पाया गया और वहाँ पर इसी कारण से आत्महत्या की दर भी कम पाई जाती थी। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? क्या यह कहा जा सकता है कि धार्मिक अंतर महत्वपूर्ण है या हम यह कहें कि जो आर्थिक विकास है इसका स्तर महत्वपूर्ण है? आर्थिक विकास से इसको हम जोड़ के देखें या जो धर्म है उससे जोड़ कर देखें? आखिर में हम इसको किस रूप में देख सकते हैं? तो दरखाइम ने इस प्रश्न का एक हल दिया था। उन्होंने एक ही देश में विभिन्न मत वालों तथा आर्थिक विकास के समान स्तर वालों में आत्महत्या का दर का पता लगाया था। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इसको हम लोग समझेंगे कि आत्महत्या दर पर दरखाइम ने किस प्रकार से अध्ययन किया था। आर्थिक विकास का स्तर जो है इसको ऊंचा कर देते हैं, अर्थात इसकी स्थिति उच्च थी। धार्मिक विश्वास या मत है वह प्रोटेस्टेंट है और कैथोलिक है। आत्महत्या की दर को हम लोग समझेंगे। अब आर्थिक विकास का स्तर उच्च है, धार्मिक विश्वास या मत प्रोटेस्टेंट है, आत्महत्या की दर ऊंची होती है। वहीं पर आर्थिक विकास का स्तर उच्च ही रखेंगे, धार्मिक विश्वास या मत कैथोलिक हो जाता है और तब आत्महत्या की दर कम हो जाती है। तो यहाँ पर यह हम लोग देख रहे हैं कि आत्महत्या की जो दर में बदलाव है वह धार्मिक मत के बदलाव के अनुरूप हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आर्थिक विकास का स्तर है इसको तो हम लोगों ने उच्च रखा है, इसको हम लोगों ने क्या किया? नियंत्रित कर दिया है, अर्थात इसको हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया है, इसको हम लोगों ने उच्च ही रखा है। तो आर्थिक विकास का स्तर उच्च होने के बावजूद भी धार्मिक विश्वास या मत प्रोटेस्टेंट है अगर तो आत्महत्या की दर ऊंची होगी और यदि कैथोलिक है तो आत्महत्या की दर कम होगी। इसी को सहगामी भिन्नता कहा जाता है, अर्थात कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन कहा जाता है। जब एक को कांस्टेंट कर दिए आपने, जैसे कि आर्थिक विकास के स्तर को हम लोगों ने क्या किया? उसको स्थिर कर दिया। अब धार्मिक विश्वास या मत के अनुसार आत्महत्या की दर किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है इसको हम लोग देख रहे हैं। तो प्रोटेस्टेंट है उसमें आत्महत्या की दर ऊंची पाई जाएगी, वहीं पर कैथोलिक में आत्महत्या की दर कम पाई जाएगी। और इस प्रकार से दरखाइम ने यह निष्कर्ष निकाला था कि विभिन्न धार्मिक मतों के अनुसार भी आत्महत्या की दर पर प्रभाव पड़ता है।
इस प्रकार का अध्ययन सिर्फ दरखाइम ने ही नहीं किया था, बल्कि बाद में बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री हुए जिन्होंने अध्ययन किया था। जैसे कि बाल्टीमोर ने 1972 में विभिन्न देशों में एक ही सामाजिक तथ्य में किस प्रकार से प्रसार होता है या फैलाव होता है उसका तुलनात्मक अध्ययन किया था। वहीं पर बेंडिक्स और लिपसेट ने 1966 में औद्योगिक देशों में सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार की पाई जाती है इसका अध्ययन किया था। वहीं पर एडमंड लीच ने भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान व नेपाल में जाति व्यवस्था किस प्रकार की है इसका अध्ययन किया था। तो यह बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अपने अध्ययन में तुलनात्मक स्टडी को या तुलनात्मक अध्ययन को अपनाया था। अब इसमें तीसरी तुलना का जो प्रकार है यह है विभिन्न समाज विभिन्न समय पर। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं कि यह क्या कहता है। सबसे पहली बात तो कि विभिन्न समाज हैं, अर्थात बहुत अलग अलग समाजों की तुलना करेंगे, विभिन्न समय पर करेंगे। यह कैसे है इसको आप चलिए हम लोग समझते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि हम भारत एक विकासशील देश है, अमेरिका एक विकसित देश है। क्या अमेरिका की तुलना हम भारत से कर सकते हैं? या आप लोग खुद सोचिए, क्या हम लोग भारत की तुलना अमेरिका से कर सकते हैं, या फ्रांस से कर सकते हैं, स्पेन से कर सकते हैं, या इंग्लैंड से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो विकसित देश हैं, भारत जो है वह एक विकासशील देश है। एक और भी क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ कि क्या आज का एशिया व अफ्रीका आज के यूरोप या उत्तरी अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है? क्या प्रथम दो महाद्वीपों की 21वीं सदी के आरंभ में तुलना भी की जा सकती है? 21वीं सदी का जो प्रारंभ था, क्या उसमें हम यहाँ के अपने जो एशिया और अफ्रीका जो हैं, जो कि काफ़ी अभी पिछड़े हुए हैं, और उनका हम उत्तरी अमेरिका या यूरोप से तुलना कर सकते हैं? आप लोग इसका आंसर यही बताएंगे कि यह सरासर नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि इस प्रकार की तुलना में कहीं भी ईमानदारी नहीं दिखेगी। दोनों देशों की स्थिति या दोनों महाद्वीपों की स्थिति बिल्कुल अलग है। हम अमेरिका की तुलना भारत से नहीं कर सकते हैं। तो इसी बात को दरखाइम भी कहते हैं कि एक देश का बाल्यकाल, अर्थात जो अभी बाल्यावस्था में है, दूसरे की युवा या प्रौढ़ा अवस्था के सम्मुख रख कर नहीं आंका जा सकता है। अर्थात एक ऐसा देश जो कि पूरी तरह से विकसित हो चुका है और एक ऐसा देश जो कि अभी अल्प विकसित है या अभी विकास हो रहा है उसका, इन दो देशों की हम तुलना नहीं कर सकते हैं। किंग्सले डेविस ने 1969 में विश्व में नगरीकरण का काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया था। उन्होंने विश्व भर में नगरीकरण के दर और विकास के आंकड़े को सामने रखा था और फिर उन्होंने कहा कि देशों में नगरीकरण के प्रभावों की तुलना उस समय के लिए की जाए जब उन देशों में नगरीय जीवन का प्रतिशत समान था। मान लेते हैं कि भारत और जापान दोनों में शहरी जीवन का हमें प्रभाव का अध्ययन करना है। अगर भारत में 20% लोग 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों में रहते हैं, अर्थात ऐसी जगहों पे सिर्फ 20% लोग रहते हैं जहां की आबादी सिर्फ 20,000 है। यह स्थिति जापान में 80 वर्ष पहले थी, अर्थात जापान में 80 वर्ष पहले 20% जो लोग थे वह सिर्फ 20,000 के क्षेत्रफल के एरिया में या जहाँ की जनसंख्या सिर्फ 20,000 है वहाँ पे लोग रहते थे। तो आज की जो तुलना है भारत की, वह जापान के 80 साल पहले की तुलना के बराबर में है। तो यहाँ पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आज के भारत की तुलना हमें करनी है तो 80 साल के पहले के जापान से तुलना करनी पड़ेगी, ना कि आज के भारत और आज के जापान की तुलना करना सार्थक होगा। जो अध्ययन का तरीका है या यह तुलना करने का जो तरीका है, यह हमें यह बताता है कि जब हम किसी दो देशों का या दो तथ्यों का अगर तुलना कर रहे हैं तो उनको स्थिति भी तो एक जैसी होनी चाहिए, तुलना करने योग्य होनी चाहिए। अगर हम किसी
ऐसे शहर की तुलना कर रहे हैं जो कि जैसे मान लेते हैं कि दो शहर हैं, एक हम मान लेते हैं कि मुंबई शहर है और दूसरा अभी हाल ही में विकसित हुआ कोई शहर जैसे कि चंडीगढ़ है। तो क्या हम चंडीगढ़ की तुलना मुंबई शहर से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चंडीगढ़ की स्थिति आज है वह मुंबई शहर की कई वर्षों पहले थी। तो इस प्रकार से हम मुंबई शहर की तुलना चंडीगढ़ से नहीं कर सकते हैं। अगर चंडीगढ़ की तुलना मुंबई से करनी है तो आज की चंडीगढ़ की तुलना हम करेंगे और इसी के समान स्थिति में मुंबई के जो 80 साल पहले का जो समय था या वहाँ की स्थिति थी उसकी तुलना करेंगे, तब यह सार्थक माना जाएगा। अर्थात विभिन्न समाज विभिन्न समयों में जबकि उनकी स्थिति जो रही हो वह एक जैसी हो, सम स्तर पे हो, तो हम उनकी तुलना कर सकते हैं। अगर दो देश हैं और दोनों में विकास के दर भिन्न भिन्न हैं तो इनकी तुलना करने का कोई औचित्य ही नहीं होता है। आत्महत्या पर दरखाइम का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। वर्ष 1897 में इनकी जो प्रकाशित पुस्तक है सुसाइड, इन्होंने समाज विज्ञान को नई दिशा देने वाली ग्रंथों के रूप में इसे माना है। इसमें आत्महत्या की घटती बढ़ती दरों को अधिक से अधिक वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास किया गया है। प्रोटेस्टेंट व कैथोलिक मतावलंबियों के आंकड़ों से पता चला कि इनकी आत्महत्या की दरों में अंतर इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर विचार करना आवश्यक है। कैथोलिक लोग परंपरावादी हैं, उनका जीवन धार्मिक बंधनों से अधिक संचालित होता है। वे अपने धर्म व समाज से अधिक जुड़े हुए हैं और इसी का प्रभाव है कि वे आत्महत्या द्वारा अपने समाज को या अपने समाज से अलग होने के लिए बहुत ही कम प्रेरित करता है, क्योंकि जब वो लोग धर्म से और समाज से ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो वह समाज से अलग नहीं होना चाहेंगे और इसीलिए उनमें आत्महत्या की दर काफ़ी कम पाई जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट मतावलंबी जो हैं वह कैथोलिक धर्म के विरोध करते करते, जो प्रोटेस्टेंट धर्म थे उनके मतावलंबी हैं, उन्होंने कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई थी, वह कैथोलिक धर्म का ही विरोध करते करते उन धर्म और कर्म कांडों से अपने आप को विमुख कर लिया था या अपने आप को अलग कर लिया था। समाज में उनकी समरूपता कम होती है और व्यक्तिगत प्रश्नों को वो अधिक महत्व देते हैं। अर्थात उन्होंने धर्म और समाज के महत्व को ज़्यादा न देकर बल्कि उन्होंने व्यक्तियों के अपने खुद के जीवन पे ज़्यादा महत्व दिया और इस प्रकार से वे समाज से जल्दी ही विमुख हो जाते हैं और इस कारण से उनमें आत्महत्या की दर ज़्यादा पाई जाती है। इस प्रकार से आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोटेस्टेंट समर्थक जो थे उनमें आत्महत्या की दर ज़्यादा पाई जाती थी क्योंकि उन्होंने व्यक्तिवादिता पर ज़्यादा जोर दिया था। वहीं पर जो कैथोलिक मत के मानने वाले थे वह समाज और धर्म से ज़्यादा जुड़े हुए थे और इस कारण से वह समाज से अपने आप को अलग करके नहीं देखना चाहते थे और यही कारण था कि उन लोगों में आत्महत्या की दर काफ़ी कम पाई गई थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को दरखाइम का तुलनात्मक अध्ययन अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी कड़ी में आगे अपने लेक्चर में हम लोग इनके जो इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट है या अप्रत्यक्ष प्रयोग है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप लोगों से एक बात और कहना है कि मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी कि आखिर में इग्नू की किताब कहाँ मिलती है या हमें पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, वह स्टडी मटेरियल हमें कैसे उपलब्ध होगा। तो मैं एक बात बिल्कुल ही क्लियर बता देना चाहती हूँ कि जो इग्नू की किताब होती है वह कहीं मिलती नहीं है। इसको जो लोग इग्नू से एडमिशन लेके और पढ़ते हैं उन्हीं को उपलब्ध होती है। बाकी इसकी जो सॉफ्ट कॉपीज़ हैं आप लोगों को इग्नू की वेबसाइट पे मिल सकती है। मैक्सिमम इंग्लिश में ही होती हैं। अगर आप लोग फिर भी एक बार सर्च कर लीजिएगा, अगर हिंदी में भी कुछ मटेरियल हो तो आप लोग देख सकते हैं। बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।